थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन मॉडल किसने दिया था? ये क्लास 10th में 9th में है शायद। थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल was given by J.J. Thomson। J.J. Thomson in 1904। ये उसने क्यों दिया था? जो थॉमसन मॉडल था उसका मेन पर्पस क्या था? तो उसका मेन पर्पस था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था, ही एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, उसे कहते हैं थॉमसन मॉडल। अब इसके ज्यादा नहीं है, दो ही पोस्टुलेट्स हैं बस। तो पहली चीज क्या है कि ये मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने, तो उसी के नाम से इसको रख दिया गया थॉमसन्स मॉडल। सेकंड है कि इसका मेन पर्पस क्या था? टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ पे है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जे थॉमसन ने मॉडल दिया। तो इसके पोस्टुलेट क्या है देखो। तो इसके हैं पोस्टुलेट्स। पहला वो कहता है कि जो एटम्स होता है, एटम इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर। जो एटम होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है। एटम इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, पहली चीज। और दूसरी उसने इसी में कहा कि एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन इट। यानी इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है? एम्बेडेड है, धसे हुए। जैसे ये है स्पेयर, तो ये पूरा कैसा स्पेयर है? पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लगे हुए, इलेक्ट्रॉन ऐसे लगे हुए। पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है पूरा एटम, और उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इसमें लगे होते हैं। दूसरी चीज उसने कही कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इस एटम में, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जितना प्लस चार्ज होगा उतना क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और इसकी वजह से क्या होता है? जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल। अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास कि एटम न्यूट्रल क्यों होगा, व्हाई द एटम इज न्यूट्रल, तो आंसर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। तो दैट इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। तो इसके दो ही पोस्टुलेट थे। पहला कि एटम इज लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, ये स्पेयर बन गया आपके सामने, इस तरीके से स्पेयर होता है। और इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे एम्बेडेड है। तो ये है आपका थॉमसन मॉडल। तो क्लियर हुआ यहां तक आपको? यस सर। अब इसको और कई नाम से बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आपने वाटरमेलन खाया है कभी भी? यस सर। हाँ, तो वाटरमेलन में जो सीड होता है वो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। कहते हैं जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में क्या होता है? जो सीड होते हैं उसके सीड, उसको इलेक्ट्रॉन मान लो आप, तो वैसे ही दिखेगा आपको। जैसे वाटरमेलन आप लाए तो उसमें देखो जो सीड होते हैं यहाँ पे रखे हुए, उसको आप इलेक्ट्रॉन मानो, तो वो वैसे ही दिखेगा। एटम्स भी सेम। आपने क्या किया? वाटरमेलन को 20 से 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक पार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। तो इसीलिए से ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि वाटरमेलन की तरह दिखता है वो। ऐसे रेजिन पुडिंग मॉडल, इसमें जो किशमिश होते हैं वो उसी तरीके से क्या होते हैं? अरेंज होते हैं जैसे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। एक और नाम है इसका प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसमें सब एक ही चीज है कि सब एक जैसे दिखेंगे।
ठीक है, तो इसके ये 3 नाम और है, वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों मॉडल? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसे देखोगे तो ये भी वैसे ही दिखेगा जैसे एटम दिखता है। सिर्फ हमें क्या करना है, ओवरऑल को पॉजिटिव स्फीयर मानना है, और इसमें जो सीड्स या रेजिन्स वगैरह होती है उसको हमने इलेक्ट्रॉन मानना है बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट होता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स, ठीक है, डीमेरिट्स में पहला जो डीमेरिट्स है इसका वो ये है कि ये फेल हो गया टू एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन करने में, जो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, और वो है आपके पास रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग मॉडल है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा है, तो न्यूटन्स लॉ ने न्यूटन ने कब दे दिया है? बहुत पहले इस लॉ को दे दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे आज भी अप्लाई करते हैं तो ये उसमें अप्लाई हो जाता है चीजों में, ठीक है, यानी कि न्यूटन लॉ क्या था, वैलिड था। लेकिन जब इसी के बाद रदरफोर्ड ने जो दूसरा मॉडल दिया, स्कैटरिंग मॉडल, जब हमने इसको इसमें अप्लाई किया तो ये उसमें फिट ही नहीं बैठा, उससे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सही मॉडल नहीं है। दूसरी चीज है कि ये मॉडल है जो वो कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम टिका कैसे है। अगर प्लस माइनस आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेस पे एटम स्टेबल नहीं हो सकता है, तो उसने उसके बेस पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक है। तो ये दो डीमेरिट्स हैं थॉमसन मॉडल के। पहला, जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल है जो हम इसके बाद अब पढ़ेंगे, वो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल टू एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन। और सेकंड है कि जो एटम की स्टेबिलिटी है कि स्टेबल कैसे है एटम, जैसे मैंने कहा प्लस है और इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे आपस में कंबाइंड होके। तो ये तो ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि एटम में तो प्लस भी है और माइनस भी है, तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कर देगा, तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। इसने कहा जहां तक मुझे पता है वो ऐसा होगा, लेकिन इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये समझ में आ गया आपको दोनों डिमेरिट्स? यस सर। तो इसके दोनों डिमेरिट्स है, पहला रदरफोर्ड जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा स्टेबिलिटी को। तो अब आता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, इसका नेक्स्ट हेडिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, अब इसे स्कैटरिंग मॉडल क्यों कहा जाता है उसको भी आगे बताऊंगा मैं। स्कैटरिंग मॉडल तो रदरफोर्ड ने दिया था ये, तो इसीलिए इसे कह दिया रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। और ये जब उसने दिया था उसी दिन ये फेल हो गया था, लेकिन फिर भी इसकी कुछ अच्छाई थी, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इसे रहने दिया। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसे दिया था इन 1911 में, ठीक है। तो जब इसने मॉडल दिया तभी ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था, ये बहुत चला नहीं। लेकिन फिर भी हम इसे क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। देखो ये मॉडल हमें मेन क्या चीज बताता है, इससे इस मॉडल से हुई थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यानी अगर आपको कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आंसर होगा रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 में, ठीक है। तो मेन जो इसका व्यू है वो ये है,
हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए दिया था, तो ये स्टार्ट था, ये चल नहीं पाया था, और इसकी जो डिमेरिट्स थी उसके बेस पे फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हुआ था। यहां तक समझ में आ गया आपको? दिस मॉडल वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911, एंड थ्रू दिस मॉडल उसने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया। एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूं मैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया उसने। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये वुडन बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वुडन बॉक्स, लिख दो पहले वुडन बॉक्स। सबसे पहले एक वुडन बॉक्स लिया उसने, कहीं से उठा के लाया ये। उसके बाद उसने यहाँ पे एक सब्सटेंस रखा, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसकी वजह से क्या होता है? अल्फा रेस निकलती है, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये जनरली कौन से होते हैं? पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया, जैसे यूरेनियम है जिससे बम बनता है, ये बना, ये रख लिया उसने यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड में उसने क्या लिया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब इसका काम क्या था? बॉक्स का काम क्या है? रेडियो एक्टिव को रखना। इसका काम क्या है? इसका जो मेन रोल था, वो रोल था इसका, क्या था? अल्फा रे, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा रे, यहां से अल्फा रे निकलेगी। तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा उससे क्या होता है? अल्फा रे निकलती है। अब उसने आगे क्या किया? यहाँ पे लेड की स्लीट लगा दी है, इसके ठीक सामने लेड स्लीट लगा दी उसने, देखो ये। तो थर्ड काम क्या किया उसने? लेड स्लीट को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसका काम क्या है? क्यों रखा होगा उसने इसे? इसका रोल क्या होता है कि जो अल्फा रेस निकलेगी उसको क्या करना है? कंसंट्रेट करना है, एक लाइन में जानी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। टू कंसंट्रेट, टू कंसंट्रेट अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा निकल रहा है वो सीधी लाइन में जानी चाहिए, वो अलग अलग नहीं जानी चाहिए। तो लेट्स स्लिट है, जैसे सपोज करो यहाँ से रेज आई, अगर वो यहाँ से ऊपर जाती है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जाने नहीं देगा। यहाँ से नीचे जाती है तो एक बिल्कुल फाइन लाइन, ये तो मैं आपको बड़ा गैप दिखा दिया, इसमें गैप बहुत कम होगा इस तरीके से, ताकि एक ही लाइन निकल पाए बस। इससे जो रे निकलेगी एक ही लाइन में निकले, बस पूरी ना निकले। बाकी ऊपर और नीचे का क्या किया? उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये लेड स्लिट उसने लगा दी, तीसरा काम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया थर्ड पॉइंट? यस सर। हाँ, अब फोर्थ है, इसे हटा देता हूं मैं। देखो पहले में उसने क्या किया था? वुडन ब्लॉक लिया था। वुडन ब्लॉक के बाद उसने क्या किया? उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकले। तीसरे में उसने क्या किया? तीसरे में उसने यहाँ पे लेड स्लिट लगा दी, जिससे ये क्या हो? एक सीधी लाइन में जाए। तो ये हमने अभी तक देख लिया। अब इसके बाद उसने क्या किया? जो उसका मेन एक्सपेरिमेंट था, वो क्या किया उसने? गोल्ड फॉइल को लिया उसने, गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड की फॉइल ले ली उसने। मेन एक्सपेरिमेंट किसमें किया उसने? गोल्ड फॉइल में। तो गोल्ड फॉइल को इसके ठीक सामने रख दिया यहाँ पे। और इस गोल्ड फॉइल के, तो फोर्थ पॉइंट क्या किया उसने? गोल्ड फॉइल ले लिया। गोल्ड, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड ने किस मेटल पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो वह गोल्ड फॉइल पे। फिर उसने फिफ्थ पॉइंट क्या किया? देखो पांचवा नंबर पे क्या किया? इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ यहाँ पे एक पूरी की पूरी कर्टेन लगा दी, किसकी? जेडएनएस स्क्रीन की, जो आपको मैंने बताया था ग्लो करने लगता है। तो ये क्या है? जेडएनएस स्क्रीन। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? जेडएनएस स्क्रीन लगा दिया किसके सराउंडेड में? गोल्ड फॉइल के चारों तरफ। इसके सराउंडेड में क्या किया उसने?
ZNS स्क्रीन लगा दिया। इसका काम क्या है, देखो इसका रोल क्या है। आपको पता है कि जैसे अल्फा पार्टिकल इसमें क्या होगा, अल्फा पार्टिकल इसमें स्ट्राइक होगा तो उससे क्या होगा, ग्लो लाइटिंग होगा। होगी। हाँ, ग्लो हो यस जाएगा, सर। लाइटिंग, फ्लैश ऑफ लाइट होगी, तो हमें पता चल जाएगा ना कि रे कहाँ पे आई है। ठीक। अब देखो यहाँ से रे निकलनी स्टार्ट हुई, ये सीधी लाइन में जा रही है, बस एक लाइन से आगे नहीं जा रही। अब जैसे ये यहाँ पे टकराई तो क्या होगा, ये स्कैटर्ड हो गई, इसीलिए तो इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग मॉडल। ये स्कैटर्ड हो गए, देखो यहाँ से, यहाँ भी चमक रहा है, यहाँ भी चमक रहा है, यहाँ भी ग्लो हो रहा है, यहाँ भी ग्लो हो रहा है, यहाँ भी ग्लो हो रहा है, इधर भी ग्लो हो रहा है। अब उसने कहा हमने तो सीधी डाली, तभी तो हमने इसको लगाया कि ताकि सीधा जाए, नहीं तो हम कह भी सकते थे कि ऊपर नीचे जा रही होगी, लेकिन हमने यहाँ पे एक लाइन के लिए जगह छोड़ी है बस, तो उसके लिए लेड स्लिट लगा दी ताकि सीधी जाए। अब एक लाइन में आई, यहाँ से टकराई, और आपको जो ग्लो हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, चारों तरफ ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो रे क्या हुई, स्कैटर्ड हो गई, फैल गई। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा उन्होंने, स्कैटरिंग मॉडल। तो यहां तक समझ में आ गया आपको ये इंस्ट्रूमेंट पूरा। बताओ। यस सर, ये समझ में आ गया। आ गया ना। अब यहां से यस सर। उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, मतलब क्या क्या चीज उसने देखी है। उसने क्या क्या देखा, तो पहली चीज देखो, एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को बम्बारमेंट किया। ये यहां से क्या निकल रही है, ये अल्फा पार्टिकल निकल रही है। तो अल्फा पार्टिकल को क्या किया, इसने बम्बारमेंट कराया, पहली चीज। ठीक है। और उसने फिर देखा कि अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गई। पता कैसे चला हमें स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर का पता हमें कैसे चला कि जो इसके चारों तरफ ये सर्कुलर जेडएनएस स्क्रीन लगा हुआ है, इससे पता चल गया ये चारों तरफ ग्लो कर रहा है, यहाँ भी ग्लो हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इससे हमें पता चल गया, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से हमें ये पता चल गया कि जो रेज है वो चारों तरफ क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ यस गया सर। आपको, ये एक्सपेरिमेंट किया उसने। तो यस एक्सपेरिमेंट सर। का पूरा रूल यही है, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुआ गोल्ड फॉइल पे, जैसे ही टकराएगा उसने देखा ये स्कैटर्ड हो गया, चारों तरफ फैल गया। पता कैसे चलेगा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। अब उसने इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, देखो तो ये आया समझ में। यस सर। हाँ, अब इससे उसने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, देखो मेन है, उसने ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया उससे। उसने पहली चीज क्या कही, उसने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होते हैं लगभग 90% से ऊपर, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास या स्ट्रेट चले जाते हैं, मूव स्ट्रेट, सीधे चले जाते हैं स्ट्रेट। इसको मैं देखो दूसरी लैंग्वेज में दिखाता हूँ आपको, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा ऑब्जर्वेशन को। पहले यहाँ दिखा देता हूँ, इसे लाइन में लिख देता हूँ। जैसे न्यूक्लियस है, मैंने कहा था ये न्यूक्लियस को डिस्कवर करता है, तो यहाँ पे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये आपने पढ़ा होगा। यहां से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट किया उसने। तो अल्फा एक थोड़ी है, तो हजारों में किए होंगे कई। तो क्या हुआ कि कई अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, स्ट्रेट निकल गए, देखो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लगभग 90% से ऊपर क्या हुए, सीधे निकल गए ये। पहला ऑब्जर्वेशन देखा उसने। दूसरा उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, यहां से आए, यहां से डिफ्लेक्ट हो गए, यहां से आए, यहां से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया कि 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वापस हो गया, रिटर्न टू इट्स ओन पाथ। ये देखो ये न्यूक्लियस है, जैसे बीच में टकराया ये ठीक यहां से वापस हो गया। तो ये उसने तीन ऑब्जर्वेशन किए। पहला क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा चले गए। दूसरा क्या होता कि जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल, कैसे भी डिफ्लेक्ट हो गए।
और तीसरा क्या देखा उसने कि 1 आउट ऑफ 10,000, किसी में 20,000 लिखा होता है, किसी में 10 लिखा होता है, ठीक है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ में वापस लौट गया, ठीक है, रिटर्न टू इट्स ओन पाथ, अपने पाथ में वापस आ गया। तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन किए, तो ये तीनों याद हो जाएंगे। Yes, sir. पहला क्या था? सर एक ऑलमोस्ट सारे उसमें से डिफ्लेक्ट अनडिफ्लेक्ट होके चले गए सीधे ही। हाँ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट लाइन या मूव स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और सेकंड पॉइंट क्या था? Some deflected to a small angle. हाँ, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल। कोई स्मॉल एंगल से कोई लार्ज एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया लार्ज एंगल से। और तीसरा उसने क्या देखा? 1 out of 20,000 रिटर्न हो गए। हाँ, 20,000 में से जो एक है वो अपने ओन पाथ में रिटर्न हो गया, अपनी जगह पे यहाँ वापस आ गया। तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है। पहला कि मोस्ट ऑफ द लगभग 90 से 99% तक जो थे वो सीधे चले गए स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जैसे कुछ नहीं है इसमें, खाली है। दूसरा उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, एंगल अब कितना भी एंगल हो सकता है तो फिक्स है नहीं, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल। और तीसरा था कि 20,000 में से 1 जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गया, रिटर्न बैक टू इट्स ओन पाथ। तो ये उसने 3 ऑब्जर्वेशन किया। अब आते हैं हम किसमें, उसके कंक्लूजन में। यहां से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो पहला क्या था, एक्सपेरिमेंट था। दूसरा क्या था, ऑब्जर्वेशन किया। अब लास्ट में उसने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला, इससे उसने क्या कहा इस बारे में। तो उससे पहले पॉइंट से देख के कहा उसने, क्या कहा होगा, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम, जो एटम का बहुत सारा स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स गए और सीधे निकल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है उसका बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है, एम्प्टी है, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। नहीं तो सीधे कैसे निकलते, अगर कोई चीज होती तो टकराता उसमें, लेकिन तो सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है इसका बहुत सारा पार्ट क्या है, लगभग एम्प्टी है, ठीक है। और एटम कैसा है, लगभग स्पेरिकल साइज का है, स्पेरिकल। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट आपको। जो Yes, पहला sir. था कि लगभग मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधे निकल गए, यानी कुछ है ही नहीं वहां पे। तो उसने कहा जब कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो खाली है, जहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. अब सेकंड पॉइंट वो कहता है, देखो सेकंड पॉइंट उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब ये किसी से पास जा रहा है और यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो क्यों हुआ होगा, ये यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से डिफ्लेक्ट क्यों हो गया, बैंड क्यों हो गया यहाँ से, बता सकते हो रीजन इसका? सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नहीं, प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस प्लस क्या करता है, रिपल करेगा, अगर माइनस रिपल प्लस होगा करता तो है। अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब Yes, उसने sir. सेकंड पार्ट क्या कहा कि जरूर जो एटम होता है इसके सेंटर में, क्योंकि 20 में हुआ ऐसा, तो उसके सेंटर में जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव चीज रखी हुई है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है कुछ ना कुछ, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। अगर सपोज करो प्लस है ये माइनस है, तो ये तो कंबाइंड हो जाएंगे आपस में, प्लस माइनस, ठीक है। तो उसने कहा कि इसके पास क्या होगा, सेंटर में
पॉजिटिव चार्ज पार्ट होगा कुछ ना कुछ, तभी ये क्या हुआ यहाँ से भागा, नहीं तो भागता नहीं यहाँ से, ठीक है। और वो बीच में होगा क्योंकि बाकी तो सीधा जा रहे हैं, अगर ये पूरा होता तो ये भी टकराते, लेकिन ये तो टकरा ही नहीं रहे, केवल कुछ टकरा रहे, यानी ये सेंटर की बात है केवल। तो उसने कहा कि जो एटम होता है उसका सेंटर में जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन हो गया, प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, तो ये रिपल्सन करके बाहर चला गया, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने सेकंड कंक्लूजन ये निकाला कि ये सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे आपस में। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला उसने, थर्ड कंक्लूजन। अब थर्ड चीज उसने क्या कहा कि 20,000 पार्टिकल मैंने डाले, देखो 20,000 पार्टिकल मैंने यहां से डाले, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल डाला और उसमें से केवल एक वापिस आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस जो सेंटर पार्ट होता है उसने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता। तो उसने कहा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, वेरी वेरी स्मॉल होता है, छोटा होगा। तभी तो मैंने 20,000 पार्टिकल डाले और एक वापिस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका साइज बहुत छोटा होगा और ये हैवी होगा। हैवी क्यों होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी भारी होता है और ये भारी को वापस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हैवी होना चाहिए। अगर ये लाइटर होगा तो ये उसको क्या करेगा, धक्का देके चला जाएगा, ठीक है, तो उसको उड़ा देगा। तो ये उड़ाता नहीं है, मतलब ये हैवी है और स्मॉल पार्टिकल है। इसीलिए इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर हमने गोल्ड नहीं लिया, हल्के पार्टिकल ले लिए तो क्या होगा, तो हल्के पार्टिकल लोगे तो उसका न्यूक्लियस भी हल्का होगा और अल्फा पार्टिकल हैवी होता है, तो वो उसके न्यूक्लियस को इसलिए उड़ा वो देगा, आराम से हाँ पास हो वो उसको जाएगा। डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट यस हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर हमने गोल्ड से हल्का एलिमेंट लिया है तो क्या ये एक्सपेरिमेंट देगा, तो आंसर इज नो। नो। अगर उससे हैवी लेंगे हम तो देगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, उतना हैवी हो जाएगा। तो इसने कहा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है और ये एक्चुअल में क्या होता है, भारी होता है। और जितना भी एटम का पूरा मास है, एटम का जो एंटायर मास है, एटम का एंटायर मास है जो, वो किस में होता है कंसंट्रेटेड, इसी न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कुछ चार्ज होता ही नहीं है, कुछ मास होता ही नहीं, नेग्लेक्ट होते हैं लगभग। तो जो एटम का ओवरऑल मास होता है वो इसी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीन के तीन कंक्लूजन आपको समझ में आ गए, जो तीन ऑब्जर्वेशन था उसने उससे तीन कंक्लूजन निकाले। क्लियर है? यस सर, आगे। यस सर। आ गया। पहला क्या था कि उसने देखा कि सारे पार्टिकल वैसे ही निकल रहे, इसका मतलब उसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। फिर उसने देखा कि कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब उसमें प्लस चार्ज है, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा। इसका पता कैसे चला, क्योंकि उसको रीजन पता क्या था कि प्लस और प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, इसीलिए ये दूर भागा वहां से। इसीलिए उसने कहा कि इसके बीच में